हेलो 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 हेलो। हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो हेलो। हेलो, चलो ठीक है। सुपर सुपर सुपर, आगे सारे के सारे। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके यार, आपका जोश और आपकी एनर्जी देख करके मतलब एनर्जी आ जाती है। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा, इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का ढेरों सारा, समझ रहे हो, स्वागत, वेलकम, क्या बोलूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था इतनी रात में क्लास हो रही है, पता नहीं आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पता है अभी लाइव सेशन चल रहा था, इसलिए मतलब क्लास का टाइम धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ता गया, तो थोड़ा सा शिफ्ट होता गया आगे। ठीक है, तो क्लास का टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया, बट मैं वेट ही कर रहा था सेशन एंड हो। ठीक है, क्योंकि सेशन जो चल रहा था वो पटना से चल रहा था, और हम लोग अभी यहाँ, मैं कहाँ पर हूँ, दिल्ली के अंदर हूँ। ठीक है, तो पटना जाना नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, मुझे पता है कि टाइम बहुत कीमती है, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैं आज बोल दूं पहले, सेम ब्रीदिंग की तरह आज का सेशन है। ठीक है, आज के सेशन में मैंने कुछ थ्योरी भी ऐड की थी, जैसे ब्लड ग्रुप ऐड किया था मैंने, कुछ थ्योरी ऐड की थी मैंने। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड चीजें ये ऐड की थी, बट समय का अभाव है, सेशन बहुत रात में लेट स्टार्ट हो रहा है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं कि उन क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, जहां कंसेप्ट आएगा, जैसे ब्लड ग्रुप पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। एरेथ्रोब्लास्टोसिस क्लियर कर देंगे, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, यहां पर कार्डियक साइकिल पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ईसीजी पर क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हार्ट का वो रेगुलेशन रेगुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, जहां बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। आप समझ रहे हो कि अगर जैसे एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो कार्डिक आउटपुट पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए कार्डिक आउटपुट पर क्या इफेक्ट आएगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, आपसे स्ट्रोक वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हाईली कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सेशन बहुत लंबा ना जाए, कम टाइम में क्रिस्प की तरह एक मतलब बेहतरीन तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में एकदम सेट हो जाए। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सारे के सारे जुड़ जाओ। ठीक है, एक नोटबुक रख लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 63 क्वेश्चन है आज, 63 क्वेश्चन, कोशिश करना मैक्सिमम, कहीं थ्योरी भी समझाऊंगा मैं, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। ठीक है, सारे कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो अब आ जाओ, स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, कहां से उठाऊंगा, ब्लड से। ठीक है, पहले ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा। ठीक है, फिर डबल सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी पाथवे कवर करेंगे और सीधे हार्ट पर आ जाएंगे। हार्ट डिसऑर्डर पर हम एकदम एंड कर देंगे। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, ना मजा आए तो बताना। ठीक है, चलो, और लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये प्रॉमिस करो कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आउट ऑफ उतने कितने आपके सही मायने में सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करेगा। और कल छोड़ के परसों, परसों मेरा सेशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसका मैं तैयार करके रखा हूं बेहतरीन सुपर अल्टीमेट रेगुलेटरी, यानी एनसीईआरटी की एक लाइन अगेन आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो समझ गए ना मेरी बात। तो कल के बाद परसों, यानी परसों जो सेशन है मेरा, ठीक है, इसमें 3 चैप्टर मैं कवर करा दूंगा आपके। ठीक है, जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करूंगा। ठीक है, ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, फटाफट स्क्रीन पे दो, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, लास्ट में आपको रिस्पॉन्स देना है आउट ऑफ कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सबको बताना है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स देना है आपको। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की कंपोजिशन में मैंने वाटर बताया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बताए थे। या तो वाटर मैंने कितना बताया था, 90 से 92% वाटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 8% क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, और बचा हुआ 1% के आसपास, ठीक है। प्रोटीन्स टर्म यूज कर सकते हो, पर प्रोटीन्स किस में आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। तो ऐसे भी बोल सकते हो 8 to 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, 8% के आसपास, 1% इनऑर्गेनिक होते हैं, और बाद बाकी का वाटर का टोटल वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें देखोगे 90 से लेकर 92% वाटर, 6 to 8% फॉर्म्ड एलिमेंट, 6 to 8% फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, गलत हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट 6 to 8% नहीं होते, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, इन तीनों को मिलाकर के फॉर्म्ड एलिमेंट बनता है। 90 से 92% वाटर, ठीक है, 6 to 8% प्रोटीन, ठीक है, ओके, प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पार्ट है, बिल्कुल सही है। 55% वाटर, गलत हो गया। 95 से 97% वाटर, गलत हो गया। एनसीईआरटी की लाइन पर कमांड करना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बी ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोटीन्स विद देयर फंक्शन। अच्छा, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, मैंने बताया था 3 प्रोटीन होती हैं, ठीक है। एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन इज द लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, और मिडिल साइज में कह सकते हो ग्लोबुलिन, जो डिफेंस में काम आती हैं, देन ग्लोबुलिन, ठीक है। सारी ब्लड प्रोटीन आपके कहां बनती हैं, लिवर में बनती हैं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, ये लिवर में नहीं बनती, ये प्लाज्मा सेल्स के थ्रू बनती है। एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो फिब्रिनोजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किस में हेल्प करेगी फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। ग्लोबुलिन डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक क्लियर। फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया, बी, सुपर। क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन, ब्लड में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होगा, क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन, कहां होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, भाई प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है भाई। ब्लड में 2 चीजें होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। तो क्लॉटिंग फैक्टर कहां होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव नहीं होते। इनएक्टिव फॉर्म इन आरबीसी, नो। एक्टिव फॉर्म इन प्लाज्मा, नो। एक्टिव फॉर्म इन लिम्फ, नो। इनएक्टिव फॉर्म्स इन प्लाज्मा। तो जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सीरम क्या है, मैंने बताया था, अगर ब्लड को फिल्टर करो, सारा फॉर्म्ड एलिमेंट चलनी में रह गया, नीचे क्या आ गया, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, बचा हुआ 55% प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो क्या बचता है, सीरम बचता है। यानी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्या कहलाता है, सीरम। क्लियर बिल्कुल। तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, बस तुम ऐसे ही जुड़े रहो। मैं आपको पॉडकास्ट देने वाला हूं, क्योंकि 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3 पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। सिस्टमेटिक वे में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और एनसीईआरटी भी लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी, ठीक है, टेंशन मत करो, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके संग मेहनत में हम पीछे नहीं मिलेंगे, आगे ही मिलेंगे आपके संग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू प्लाज्मा, समझना, कैन नॉट बी, ये मत भूल जाना, क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिया करो, पूछा क्या है, ठीक है। कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से संबंध नहीं रखता। देखो, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड, एनसीईआरटी की लाइन। इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली
55% ऑफ ब्लड, यस 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 98 से 95 99% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, गलत हो गया भाई, 90 से 92% वाटर होता है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट ओनली 1 to 2%, नो 6 to 8%, 6 to 8%, ठीक है। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन्स, यस फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ये क्या है, मेजर प्रोटीन। कैन नॉट बी कंट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट कौन सा होगा, थर्ड, तो ऑप्शन है इसमें थर्ड दे रखा है, ओनली थर्ड। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। और चैलेंज मैंने दिया है, हर उसमें दूंगा कि सारे में से सारे कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। वो मुझे कमेंट में जरूर बताना कितने बच्चे हैं जिन्होंने फुल में से फुल ईमानदारी से, कोई बेईमानी मत करना, सही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, बेसोफिल आर द लीस्ट अबिंडेंट डब्ल्यूबीसी, यस बेसोफिल सबसे कम होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होते हैं, रिवीजन फटाफट, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। नंबर सेकंड पर कौन आते हैं, नंबर सेकंड पर कौन आते हैं, लिम्फोसाइड, फिर कौन आते हैं, मोनोसाइड। लिम्फोसाइड कितने होते हैं, आप बोलोगे 20 से 25%, मोनोसाइड कितने होते हैं 6 to 8%, इयोसिनोफिल्स कितने होते हैं 2 to 3%, तो बेसोफिल कितने होते हैं 0.5 से 1%, 0.5 से 1%। क्लियर है बिल्कुल। तो भाई ये सही है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ए लगा देना भाई, यहां पर ए लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, डब्ल्यूबीसी विद देयर फंक्शन। भाई डब्ल्यूबीसी देख लो, उनके फंक्शन देख लो, ठीक है। वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां जो फंक्शन लिखे हैं ना, इन्हीं पर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दो ही ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिनका मेन काम है फेगोसाइटोसिस। क्लियर बिल्कुल। अच्छा दे भी रखा है, मोनोसाइट भी दे रखा है, न्यूट्रोफिल्स भी दे रखा है। फंक्शन देखो, फेगोसाइटोसिस दिख रहा है, दिख रहा है भाई, फेगोसाइटोसिस इसका भी काम है और इसका भी काम है, ठीक है। बेसोफिल्स याद हो, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स मैंने बताया था इन्फ्लामेशन, बॉडी में कहीं पर भी सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस हिस्टामिन रिलीज करते हैं, साथ में एंटीकोएगुलेंट हेपारिन रिलीज करते हैं, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सीरोटोनिन भी रिलीज करते हैं। तो जहां पर भी इन्फ्लामेशन की बात आएगी बेसोफिल्स की बात आ जाएगी। आगे ना इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर बेसोफिल इन्वॉल्व होते हैं। और जब इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं तो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखते हैं, साथ में एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी भी है इनके पास, एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल में ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि एंटी एलर्जिक हैं, ठीक है। और एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी यानी एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वेसाइकल्स होते हैं, ऐसे वेसाइकल्स जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो पैरासाइट की वॉल पर गिरकर उसको ब्रेक कर देते हैं, इसलिए एंटी पैरासिटिक हो गए। ऐसे वेसाइकल्स भी होते हैं जिसमें एक एंजाइम होता है हिस्टामिनेज, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जी कॉज करता है। इनके पास एंटी एलर्जिक एंजाइम वेसाइकल्स में ऑलरेडी है हिस्टामिनेज, तो उस हिस्टामिन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी एलर्जी से आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यस। सारे फंक्शन क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच कर लो उसको फटाफट। क्या होगा भाई, न्यूट्रोफिल्स यानी फर्स्ट और फोर्थ का सी होगा, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट और फोर्थ सी दोनों ठीक है। सेकंड का फर्स्ट होगा, सेकंड का फर्स्ट, यानी डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कहा था बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है परसेंटेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परसेंटेज। पेपर उठा के लिखो, नीट के सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। टेस्ट में भी यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट बनेगा वो इन्हीं पर बेस्ड बनेगा, ठीक है, जो नीट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं जरा बताओ, न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं। अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं तो अभी बताया मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 से 65%। नंबर सेकंड पर कौन आते हैं सर, नंबर सेकंड पर आते हैं यहां पर, ठीक है, कहां गया, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितने होते हैं आप अंडरलाइन कर दो, 20 से 25%। मोनोसाइट कितने होते हैं, मोनोसाइट 6 to 8%। इयोसिनोफिल्स कितने होते हैं 2 to 3%। बेसोफिल्स कितने होते हैं, एकदम क्लियर, ठीक है। सेकंड का सेकंड ही है, सेकंड का सेकंड सिर्फ एक ही में दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा, ऐसे मैच कर लो, ठीक है। देखो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है, देखो थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट भी दे रखा है,
देखो फोर्थ का फिफ्थ दे रखा है भाई, फिफ्थ का फोर्थ दे रखा है। तो जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट बेटा, सुपर जबरदस्त। होम डिलीवरी बेटा अपने आप हो जाएगा, वो टीम है वो कर रही है, ठीक है। इन्होंने किसी वेंडर से जो होगा ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे टाई अप किया हुआ है, तो वो वहां से पहुंचाएंगे वो, ठीक है। आप टेंशन मत लो उसके लिए, वो आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। आगे आ जाओ। रीड द स्टेटमेंट गिविंग बिलो एंड स्टेट, ठीक है, वेदर दे आर ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स ढूंढने हैं भाई यहां पर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। प्लेटलेट्स और ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, क्या प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट बोलते हो? यस, क्लॉटिंग सेल्स हैं। प्लेटलेट्स आर, मतलब ट्रू है फॉल्स, लिख दो आगे, ट्रू है। आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड, ठीक है, सॉरी, प्लेटलेट्स सेल्स प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस। ना भाई, ना 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 ना, ठीक है। थाइमस में प्लेटलेट्स मैच्योर नहीं होते, थाइमस में तो बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। थाइमस में कौन मैच्योर होते हैं? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। ब्लड नॉर्मली कंटेन 6,000 to 8,000 प्लेटलेट्स पर एमएम। ना 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 ना, प्लेटलेट्स नहीं होते, ये तो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। ये नंबर डब्ल्यूबीसी का दे रखा है, रॉन्ग हो गया। प्लेटलेट्स कैन रिलीज a variety of substance, most of which are involved in coagulation and clotting of blood. Yes, प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, स्पेशली हम प्लेटलेट्स में क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एटसेट्रा, और भी सब्सटेंस होते हैं जो क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पर मेनली थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। तो ये सही है। तो भाई दो ही सही है यहां पर, यानी ट्रू अगेन देखो, फॉल्स अगेन ट्रू। समझ गए ना मेरी बात? तो वो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल गया भाई, एक तो मिल गया, बी ऑप्शन आ गया। तो जो बच्चे बी लगा रहे हैं ना, एब्सोल्युटली राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक एनसीईआरटी रख के बैठो, आपको एनसीईआरटी के एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको रिवीजन कराता जा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट में डिस्कस करता हुआ जा रहा हूं, मतलब तुम फील करोगे लास्ट में कि यार सर एनसीईआरटी वाकई में रिवाइज हो गई, ठीक है। तो अभी हमने ब्लड की बात की थी, तो ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मैंने बताया था ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्लियर हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट क्लियर हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन सेल आते हैं, एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरेथ्रोसाइट पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। मेनली एरेथ्रोसाइट ध्यान रखना विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एक तरीके से उसके अंदर कह सकते हो कि उनकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है। न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में नहीं होता। डब्ल्यूबीसी में नंबर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, फंक्शन पर आता है, जो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। प्लेटलेट्स पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं इसके अंदर। फिर आगे हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप पर आ गए हम, ठीक है। ब्लड ग्रुप में बस ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, यही कंफ्यूजिंग वाला था, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसके डाले भी जाता है, ठीक है। जब भी कोई ब्लड ग्रुप डोनेट करता है तो डोनर का हमेशा एंटीजन और रिसीवर की हमेशा एंटीबॉडी, ये आप मैच करोगे, बस ये कंसेप्ट याद रखो। डोनर का एंटीजन, रिसीवर की एंटीबॉडी, ये सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए ना, खेल खराब। समझ रहे हो? क्लंपिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, डेथ तक हो सकती है, ठीक है। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विल अननोन ब्लड ग्रुप, ठीक है, नीड इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज वन डॉक्टर, ठीक है, फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड विदाउट चेकिंग फॉर ब्लड ग्रुप कंपेटेबिलिटी। व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर? भाई ऐसा कौन सा डोनर है जिसको आंखें बंद करके आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया, ठीक है। अगर आपसे नेगेटिव पॉजिटिव की बात ना करे तो कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे? एक ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे जिसके अंदर एक भी एंटीजन ना हो, क्योंकि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी मैच करते हैं। तो एक ही ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीजन नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप कौन सा? ब्लड ग्रुप कौन सा? ओ के पास क्या होते हैं? एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं। और अगर ओ में भी दो ऑप्शन आ जाएं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? आप उसके केस में बोलोगे ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव के पास, ठीक है, यहां पर एंटीजन कौन कौन से एंटीजन? एंटीजन ए एंड बी दोनों एब्सेंट हैं,
और ओ नेगेटिव के अंदर ध्यान रखना है आर एच एंटीजन भी एब्सेंट है, ए भी एब्सेंट है और बी भी एब्सेंट है, ये सब एब्सेंट है, ये सब एब्सेंट है। तो यूनिवर्सल डोनर की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिवर्सल डोनर में हमेशा ओ नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव पॉजिटिव तो पूछा नहीं है, यहां सिर्फ पूछा है कौन सा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ओ आप आंखें बंद करके दे सकते हो। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको रैंडमली ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड ग्रुप ओ चढ़ा दो, ठीक है। बस कॉम्पेटेबिलिटी मैंने मैच नहीं की, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने मैच नहीं किया। हाँ, अगर वो मैच करने को मिलेगा तो ओ नेगेटिव चढ़ाओगे, ये यूनिवर्सल डोनर होगा। नेक्स्ट, ब्लड फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, विद ब्लड ग्रुप ए बी। मान लो कोई पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, इज ट्रांसफर टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं बी ब्लड ग्रुप के अंदर, समझ रहे हो भाई। ए बी है तो उसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है तो लेने वाले का तो एंटीबॉडी देखोगे ना, इसके पास ए एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। What will happen after the transfusion in the body of person with blood group B? अगर तुमने इसको चढ़ा दिया ना तो यहां पर A एंटीबॉडी है, समझना, A एंटीबॉडी है, यहां पर A भी एंटीजन है, एंटीजन है, तो क्या होगा, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से सेम एंटीबॉडी से मिलकर के ब्लड आरबीसी को क्लंप कर देगा, कोएगुलेशन ऑफ आरबीसी हो जाए। क्लंपिंग ऑफ आरबीसी में अकर ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यस, जो दे रहा है उसके एंटीजन, जो ले रहा है उसके एंटीबॉडी आपस में मैच कर गए ना तो खेल हो जाएगा। क्लंपिंग ऑफ आरबीसी में अकर ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यही हो जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ द आरबीसी इन द, नहीं, ठीक है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी में अकर ड्यू टू द एंटीबॉडी ना, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, नथिंग विल हैपन। ये भी गलत हो गया भाई, एक ही ऑप्शन आएगा ए। तो जो बच्चा ए लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है, एब्सोल्युटली राइट भाई। कितना शुभ नंबर दिखा रहे हो भाई, ज्वाइनिंग का नंबर इतना शुभ है, देखो अशुभ कर दिया 2 मिनट के अंदर कहते ही तुम गड़बड़ कर देते हो। चलो आ जाओ, ठीक है। अब इस टेबल से क्वेश्चन बहुत आता है ब्लड ग्रुप के अंदर। इस टेबल में मैंने बता दूं, यहां ब्लड ग्रुप दे रखा है, यहां एंटीजन दे रखे हैं, यहां एंटीबॉडी, यहां डोनर का पूछा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड, मतलब जो 4 टाइप के ब्लड होते हैं, ये किस पर बेस्ड हैं, आप बोलोगे 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। कौन कौन से एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है ए बी, और एक भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। और एंटीबॉडी उल्टा होता है, अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा, दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, दोनों एंटीबॉडी नहीं है तो ए और बी दोनों के दोनों एंटीबॉडी यहां पर प्रेजेंट होंगे। आप समझ रहे हो। अब डोनर, समझ, डोनर भी ए को कौन दे सकता है, ए को ए ही दे सकता है, पर ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ना, ये तो देगा ही देगा। बी को बी दे सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, देगा। हाँ, ए बी को, क्योंकि ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी एक ऐसा रिसिपिएंट है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, सबसे ले सकता है आंखें बंद करके, क्योंकि लेने वाले का एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजन आप मैच करोगे। तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ बी से भी ले सकता है, क्लियर है, बिल्कुल सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ओ को कौन दे सकता है, ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है और कोई ऑप्शन है ही नहीं उस ओ के पास, समझ रहे हो। ओ को सिर्फ और सिर्फ ओ ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा मैच करवा लो, ठीक है। मैच में क्या आ जाएगा, अच्छा फर्स्ट में पूछा, फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट कहां, फर्स्ट नील आएगा, नील है। सेकंड में भी नील आएगा, सेकंड में भी नील आएगा, क्रॉस लगा हुआ है, नील है, दोनों में नील है, ठीक है। थर्ड में देखो ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, यहां दे रखा है, ठीक है। और यहां पर ओ देना चाहिए, ओ नहीं है तो ये भी गलत हो गया, नील नील ए बी ओ। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। तो जो बच्चा डी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है, सबसे ले सकता है, समझे। चलो आ जाओ भाई, चलो। द ब्लड ऑफ द डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच।
with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problem. अगर severe problem को avoid करना है तो आपको matching करने पड़ेगी of the clumping. Which of the following is correct? ठीक है, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ही प्रिंसिपल है भाई, देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी मैच करनी है, सेम नहीं होनी चाहिए। सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी। यार क्लंपिंग बचानी है, अवॉइड करनी है, तो देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? द रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन द एंटीजन, नहीं, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी देखते हैं। द डोनर रेड ब्लड कॉर्पसल शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, भैया एंटीजन होते हैं सेल के ऊपर। द रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडी, हाँ ठीक है, सही है। अगेंस्ट द रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ द डोनर, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। द रिसिपिएंट रेड ब्लड कॉर्पसल्स शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट द डोनर एंटीजन, यस, एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन, आप समझ रहे हो? ये भी रॉन्ग ही है क्योंकि पूरा स्टेटमेंट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। ये सीधा एक मतलब सिंपल प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना ही है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझना मेरी बात। हम बात कर रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। किस कंडीशन में, फिर से बोल रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एक ही तरीका है, मदर कैसी हो, मदर कैसी हो, RH नेगेटिव, ठीक है। हाँ, या फीटस की बात आ रही है, एक कंडीशन में लिख देता हूं, फादर दे रखा है, फादर दे रखा है, कोई नहीं, फादर कैसा हो, RH पॉजिटिव, पर RH पॉजिटिव के भी दो केस हो सकते हैं, फादर के दो केस हो सकते हैं, फादर होमोजाइगस भी हो सकता है, फादर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अगर फादर होमोजाइगस है तो सारे बेबी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% RH पॉजिटिव। हाँ, अगर फादर हेट्रोजाइगस है तो 50% बेबी RH पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 50% बेबी RH नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, समझना। तो फादर के दो केस हो सकते हैं, होमो जाइगस और हेट्रो। होमो है तो 100% कैसे होंगे, RH पॉजिटिव, और हेट्रो है तो 50% RH पॉजिटिव एंड 50% RH नेगेटिव बेबी होंगे, फीटस होंगे, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी कभी फादर की बात नहीं करती, उसने फादर की जगह फीटस की बात की है। फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तभी केस आएगा। मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज ना, मदर RH ना, मदर इज RH ना, मदर इज RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से तो डी ऑप्शन आएगा, पर इसमें भी गड़बड़ हो सकती थी। फादर पॉजिटिव है पर होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। अगर फादर होमोजाइगस है तो सारे बेबी RH पॉजिटिव होंगे, अगर फादर हेट्रोजाइगस है तो 50% बेबी RH पॉजिटिव और 50% RH नेगेटिव होंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, यस आई बेटा, आई, बहुत बढ़िया, सुपर आई, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। अगेन मैं बात कर रहा हूं ट्रू और फॉल्स की, सही क्या है और गलत क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, समझना। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब बताओ, क्या पहली प्रेगनेंसी के केस में, समझना, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, करता है भाई, समझ रहे हो। जब बेबी बाहर आएगा तो बेबी का आरबीसी मदर के आरबीसी के या ब्लड में एंटर कर जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी होते ही एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट एक्सपोज तो नहीं बोलेंगे, एक्सपोज होगा।
तो ये फॉल्स हो गया। आगे देख लो, फॉल्स हो गया, फॉल्स। आगे देख लो, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड। अरे भाई, है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर होता है, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स तो है ही नहीं भाई। देखते हैं फिर क्या है। मिक्सिंग ऑफ आर एच पॉजिटिव मदर ब्लड एंड फीटस आर एच नेगेटिव, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आर एच पॉजिटिव मदर ब्लड एंड फीटस आर एच नेगेटिव ब्लड विल लीड टू इरेथ्रो, फॉल्स। तो भाई ट्रू कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पूछा क्या, फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेयर दे आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of mother in first pregnancy। देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता, ठीक है, तो ठीक है, पर आफ्टर फिर डिलीवरी के बाद, ठीक है, चलो उसको हम ट्रू अगर मान लेते हैं तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है, अरे है, चलो उसको ट्रू मान लिया है इन्होंने। ये इन्होंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, पूरा का मतलब है RH antigen of the fetus do not get exposed टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात चल रही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात चलेगी तो ये ट्रू है, ठीक है, और बाद बाकी के दोनों फॉल्स है। तो ट्रू कौन सा ऑप्शन है? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं और हम लोग आफ्टर प्रेगनेंसी का कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी का कंसेप्ट यहाँ पर लगा दिया है इन्होंने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आएगा। क्या लगा रहे हो? यस, बी लगा दो। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने कंसेप्ट को सेट करो, ठीक है। ये नीट में होता है और सर हम गड़बड़ कर भी देते हैं, ठीक है, हम समझ नहीं पाते तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो समझना होगा आपको कि यार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो कभी कभी सेंटेंस पूरा भी नहीं होता, तब भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ना, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, हम आफ्टर प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड, प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन बाय विच एंजाइम। तो आप ये जानते हो ना, एक एंजाइम होता है, कौन सा? कैल्शियम, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या काम करता है? एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है, कौन सी? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या काम करती है? ये फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देती है फिब्रिन में, फिब्रिन में, आप समझना, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। तो वही पूछ रहा है वो, ठीक है। यहां प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन बाय विच एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज है, तो सही है, थ्रोम्बोकाइनेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल सकते हो और थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। यस, ठीक है, इनटू फिब्रिन, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, फिब्रिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। और फिब्रिन क्या काम करती है? फिब्रिन जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती है, इससे सॉफ्ट क्लॉट बनता है जो एयर के आने पर हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी मैकेनिज्म हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या आएगा यहां पर? थ्रोम्बोकाइनेज। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, एट द साइट ऑफ कट या इंजरी a clot or coagulum formed mainly of network of thread called thrombin, prothrombin converted into thrombin। yes, thrombin का नेटवर्क बनता है, नहीं, थ्रोम्बिन का नेटवर्क नहीं बनता, थ्रोम्बिन का नेटवर्क नहीं बनता, ठीक है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन क्या काम करती है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है, फिब्रिन का नेटवर्क बनता है, फिब्रिन का नेटवर्क बनता है, ठीक है, थ्रोम्बिन का नेटवर्क नहीं बनता। अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम, समझना, एंजाइमेटिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा
इज एन एक्टिव स्टेट, नो 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 नो, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, नो डाउट। लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन होती है, इसको कास्केड, कैस्केड सिस्टम बोलते हैं, कैस्केड सिस्टम क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने बताया था यहां पर 13 क्लॉटिंग फैक्टर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, कैस्केड सिस्टम को रन करते हैं। ये कैस्केड सिस्टम क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, समझे? यस, कैस्केड सिस्टम, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो गए भाई, और इसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, एक्टिव नहीं होते। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट ना, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, बी लगा दो। जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट लिम्फ? इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, और लिम्फ की बात कर रहा है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड है भाई। इट कंटेन WBC विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है, पर पूछा इनकरेक्ट है। लिम्फ इज ऑल्सो इंपोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, यस। लिम्फ एक्ट एज, आप कह सकते हो कैरियर, कैरियर का समझ रहे हो, या कह सकते हो एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, जो ब्लड और टिश्यू के बीच में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, नन दे रखा है इन्होंने, डी, डी लगा दो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट आ जाओ। 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड का मतलब क्वेश्चन नंबर हो गया 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme। बताओ कौन सा एंजाइम? फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय, फिब्रिन कैसे बनता है? फिब्रिन फिब्रिनोजन के फिब्रिन में कन्वर्जन कौन करता है भाई? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, तो थ्रोम्बिन करेगा ना, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन। ए क्लियर? बिल्कुल भाई, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट क्लॉट बनता है, ईयर के कांटेक्ट में आके हार्ड क्लॉट बन जाता है। ओके, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, यस, दिख रहा है हेडफोन, दिख रहा है इसके अंदर हेडफोन, तुम देख पा रहे होगे हेडफोन, ये हेडफोन दिख रहा है भाई, हेडफोन दिख रहा है, तो क्या है ये है ईओ सिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये कौन है? ये है इओसिनोफिल्स। क्लियर? बिल्कुल, समझे? समझ गए? अरे वाह, जबरदस्त, ये रिस्पॉन्स जबरदस्त, सुपर। ये है इओसिनोफिल्स। अब देखो, क्या इओसिनोफिल फैगोसिटिक नेचर के होते हैं? नो। ठीक है, सीक्रेट हिस्टामिन, ये तो बेसोफिल्स करते हैं, नो। ठीक है, रजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यस, कोएगुलेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम पहचान में आने चाहिए आपको। विच WBC आर फैगोसिटिक अमॉन्ग द गिविंग? फैगोसिटिक दो ही होते हैं, न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक होते हैं, बेसोफिल्स नहीं होते, और मोनोसाइट फैगोसिटिक होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ दो ही फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दो ही फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। बेसोफिल मैंने बताया था इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर, और इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगा? इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पंप बाय द हार्ट एंड पास थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। यस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज पॉसिबल है, समझे? ओके, समझे या नहीं समझे भाई? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ठीक है, एक हार्ट होता है, हार्ट ब्लड को वेसल्स की हेल्प से पंप करता है। कहां पंप करता है? एक कैविटी के अंदर। इस कैविटी को आप साइनस भी बोल सकते हो, जिसके अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइनस बोलो, कैविटी बोलो, हीमोसील बोलो,
आप समझ गए ना। इसको बहुत सारे नाम दे सकते हो, साइनस, साइनस बोल दिया मैंने, साइनस, ठीक है, या हीमोसील, ठीक है, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा मैं समझा ही दूं एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी बोलती है कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है एक बड़े से स्पेस और कैविटी के थ्रू हो रहा है जिसके अंदर बॉडी की ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स मिलते हैं पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, ठीक है, पुअरली डेवलप होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट ब्लड को पंप करता है कैविटी के अंदर इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसपे सारे ऑर्गन फ्लोट करते हैं। क्लियर है। मॉलस्कस के अंदर ओपन मिलता है, ऑर्थोपोडा के अंदर ओपन मिलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दो ही एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज पंप बाय द हार्ट एंड सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट पॉसेस द मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, सारे वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ऑल, पूछा क्या करेक्ट है इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है। ऑल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट सम एम्फीबियंस सच एज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एम्फीबिया नहीं है, आप समझ में आया, इट इज अ रेप्टिलिया, ओके। तो इसमें गलत एक ही होगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इन समझ में आ गया ना। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लियर है बिल्कुल। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लियर है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन, बताओ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहां मिलेगा। सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा फिश में, जहां 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे वहां डबल सर्कुलेशन तो होगा पर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि यहां पर वेंट्रिकल मिक्स ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहां होगा, जहां 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, क्योंकि वहां हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेटली। तो इसको बोलते हैं जहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, इट इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मिलता है। एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन 2 चैम्बर्ड हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। चलो, एनिमल विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। एनिमल विद 3 चैम्बर्ड हार्ट, यस एनिमल विद 3 चैम्बर्ड हार्ट। एनिमल विद 2 एंड 3, गलत, सी ऑप्शन आएगा। जहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जरा किससे मिलकर बना होगा, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है नेटवर्क ऑफ ओपन ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ओपन ब्रांचिंग नहीं, ठीक है, फिर देखते हैं, ठीक है। ए मस्कुलर चैम्बर, ए मस्कुलर नहीं होता, मस्कुलर होता है। मस्कुलर चैम्बर ऑफ वाटर, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है, ए मस्कुलर नहीं होगा, सी ऑप्शन आएगा। भाई मस्कुलर चैम्बर है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड बंद होती हैं, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है, यानी सी ऑप्शन लगा दो, ओके। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे आ जाओ। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, ठीक है, 2 रिलेटिवली, भाई ये आप जानते हो, मैंने बताया था एट्रिया में कितने चैम्बर होते हैं, अरे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया छोटे होते हैं और वेंट्रिकल कंपैरेटिव बड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। अ स्मॉल अपर, ए स्मॉल अपर, ठीक है, रिलेटिवली ए स्मॉल अपर एंड लार्ज लोअर, ठीक है, यही आ जाएगा ए ऑप्शन। स्मॉल लोअर, लार्ज अपर ना, लार्ज लोअर एंड स्मॉल अपर नहीं। ह्यूमन हेड 4 चैम्बर हेड, 2 रिलेटिवली स्मॉल चैम्बर्ड कॉल्ड एट्रिया, ठीक है, एट्रिया ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए। अब आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट में मिल सकता है,
एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, और नीट में भी पूछा जा सकता है। अब समझ लो, इसको समझा दूं मैं आपको थोड़ा सा। एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछा जाए भाई यहां पर, आपसे पूछा एट्रिया, यहां पर एक मस्कुलर चैम्बर होता है, मस्कुलर लाइन, समझना। इतना ही नहीं, ये व्हाइट कलर की फाइब्रस लाइन होती है। ये थिक होती है, व्हाइट कलर की फाइब्रस लाइन भी थिक ही होती है। ठीक है, अब समझना, ठीक है, जब भी आपसे पूछे इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम ये मस्कुलर है, ये मस्कुलर है, ठीक है, थिन है, थिक, थिन है। थिन क्यों होता है? क्योंकि यहां कोई प्रेशर नहीं होता। हां, जबकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा, ये भी मस्कुलर है, थिन है, थिक है, थिक है, क्योंकि यहां हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करना होता है। एक बात समझ में आ गया कि इंटर एट्रियल सेप्टम भी मस्कुलर होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी मस्कुलर होते हैं, बस एट्रियल सेप्टम थिन होते हैं और वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक होते हैं। ये नीट में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी की हिडन लाइन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां पर वॉल्व को होल्ड करना होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये फाइब्रस होते हैं, थिक फाइब्रस, थिक होते हैं, फाइब्रस होते हैं, समझ रहे हो? ये मस्कुलर नहीं होते, थिक होते हैं, फाइब्रस होते हैं, क्योंकि इनको वॉल्व को होल्ड करना होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए थिक होंगे, थिन नहीं होंगे। मात्र थिक थिन में ही क्वेश्चन चेंज कर देगा। ये फाइब्रस सेप्टम हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा एट्रियल सेप्टम मस्कुलर है, थिन है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर है, थिक है। अब तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो क्या पूछ रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के बीच में, इंट्रा बोल के, इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा होगा? एंड इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों के दोनों मस्कुलर हैं, बस ये थिन है, ये थिक है। मस्कुलर, थिन वॉल एंड थिक वॉल, बिल्कुल सही, यही आ गया। मस्कुलर है, एट्रियल थिन है, वेंट्रिकुलर थिक है। एट्रिया वेंट्रिक्यूलर, क्लियर है बिल्कुल। अब ऐसे याद रखना आप, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर पूछेगा तो फाइब्रस ध्यान रखने, कोलिजन फाइबर, फाइब्रस, थिक फाइब्रस। द ओपनिंग बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म्ड ऑफ, समझना, जल्दीबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लेना। क्या पूछ रहा है भाई? ये क्या पूछ रहा है? ओपनिंग बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, एट्रिया और वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें वॉल्व होगा। कैसा वॉल्व होगा? कार्टिलेज से मिलकर बना होगा, फाइब्रस होगा, स्फिंक्टर होगा या मस्कुलर होगा? याद हो तो मैंने क्या बताया था? मस्कुलर फ्लैप होते हैं, मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। कस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व की अगर बात करूं, ये सारे वॉल्व भी मस्कुलर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट, एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एवी नोड की बात कर रहा है, एससी नोड अलग हो गया। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पर मिलते हैं, एट द लोअर लेफ्ट, याद हो मैंने बताया भी था आपको, ये हार्ट है, यहां तो होगा एसए नोड, एसए नोड सुपीरियर वेना कैवा और एट्रिया के जंक्शन पर, यहां पर होगा एवी नोड, ठीक है। ये अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम।
एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ना, एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ना, एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम ना, ये लेफ्ट एट्रियम नहीं है, लेफ्ट एट्रियम ये वाला है, ये राइट एट्रियम है ना, एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ना 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 ना, एट द लोअर राइट कॉर्नर, इधर लेफ्ट हो गया, उधर राइट हो गया, एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, हाँ यही होगा यार, ठीक है सही है, जल्दी में हो गया, कोई नहीं, एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड हो गई, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, बिल्कुल सही, क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज में होगा, लोअर होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। पोजीशन एनसीईआरटी में दे रखी है सारी की सारी, ठीक है। अगर एसए नोड की बात करूंगा, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, पूछा क्या है इनकरेक्ट, किसके रिगार्ड में, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू होते क्या है, नोडल टिश्यू मैंने बताया था, इट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स जिनके पास ऑटो रिदमिसिटी होती है, जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखते हैं। नोडल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एस नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस जिसको एबी बंडल भी बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। सबके पास अपनी अपनी ऑटो रिदमिसिटी होती है, पर अलग अलग होती है। एस नोड के पास 70 से 75, एबी नोड के पास 60 से 65, बंडल ऑफ हिस की बात करते हैं, एबी बंडल की बात करते हैं 40 से 45, और पुरकिंजे फाइबर की 20 से 25, ठीक है। चलो पूछना चाह रहे हैं, नोडल टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। स्पेशलाइज्ड का मतलब है मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स बोल सकते हो, स्पेशलाइज्ड है मॉडिफाइड कार्डियक मस्कुलेचर। अभी इसको टिक करता हूं मैं। अ पाथ ऑफ नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। पैच ऑफ नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द अपर, ठीक है, राइट का मतलब इधर हो गया, लेफ्ट होना चाहिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड द एवी नोड, गलत हो गया। द लेफ्ट एंड राइट बंडल गिव राइज टू माइन्यूट fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber. The nodal musculature is autorhythmicity ना, ठीक है, पहला सही है, इसके अलावा तीसरा सही है। तीसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा तो गलत ही हो गया, समझना। तीसरा ये कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट बंडल गिव राइज टू, यानी ये है एवी बंडल, ये नीचे आया एनसीईआरटी की लाइन, तो एनसीईआरटी कहती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में। ये अलग वेंट्रिकुलर वॉल में चला गया पुरकिंजे फाइबर की फॉर्म में, ये अलग वेंट्रिकुलर में चला गया पुरकिंजे फाइबर की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। राइज माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर, बिल्कुल सही, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर इज ऑटोरिदमिक बिल एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम जनरेट ना, सारे के सारे 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, ओनली एस ए नोड करता है, ठीक है। तो ये गलत पूछा भी इनकरेक्ट है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, बी ऑप्शन लगा दो, क्लियर है बिल्कुल। चलो, द पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स एक्शन पोटेंशियल थ्रू हार्ट, याद हो, सबसे पहले एसए नोड के अंदर, एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल, फिर एवी नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। आप बोल सकते हो, ठीक है, इंटरनोडल फाइबर, 2 नोड्स के बीच मिलने वाले फाइबर को इंटरनोडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। एसए नोड, इंटरनोडल नोडल फाइबर, एवी नोड, फिर एवी नोड से निकलते हैं एबी बंडल, इनको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, फिर लेफ्ट और राइट डिवाइड होकर के पुरकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो एसए नोड से निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट एवी नोड के पास नहीं जाएगा, एसए नोड से निकलेगा इंटरनोडल फाइबर में जाएगा, ठीक है, फिर एबी नोड के पास जाएगा, फिर एबी बंडल के पास जाएगा, ठीक है, और इसके बाद पुरकिंजे फाइबर के पास जाएगा, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर के बाद कुछ नहीं जाता, लेफ्ट एंड राइट बंडल इसके पहले जाएगा।
एसए नोड के पास जाएगा, ठीक है, इंटरनोडल फाइबर के पास जाएगा, ठीक है, और फिर एवी नोड, दो नोड के बीच में मिलते हैं इंटरनोडल फाइबर, ठीक है, फिर एबी बंडल के पास जाएगा, ठीक है, फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद पुरकेंजे फाइबर के पास जाएगा। सी ऑप्शन आएगा, ओनली सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेगुलेशन से रिलेटेड, तो मैंने इस तरीके से पैच किया हुआ है। ये बताओ, सही करो तो मैं जानूं, बताओ क्या होगा इसका, मतलब इसको बता के दिखाओ, और तुम सही कर दिया तो मान जाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्डियक एक्टिविटी। इनकरेक्ट पूछा है, कार्डियक एक्टिविटी की बात कर रहा है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट। अगर सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल जाएगा तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ हार्ट बीट, और कार्डियक आउटपुट। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट, और ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। आप समझ रहे हो क्यों कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा? क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आप समझ रहे हो? अब आ जाओ, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स, सो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज ना। अगर ये डिक्रीज होगा, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। समझ रहे हो? इसकी वजह से, ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट बीट रेट डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? पैरासिम्पैथेटिक केस में तो गलत हो गया ये। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज सेम ना। अगर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सेम नहीं रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट, पैरा घटाता है, डिक्रीज द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल सही, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? डिक्रीज करता है हार्ट रेट, डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज करता है स्ट्रोक वॉल्यूम। भाई हार्ट बीट रेट कम होगी तो सब चीजें कम हो जाएंगी, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो सब चीजें बढ़ जाएंगी। तो दो ही सही है, ए और डी ऑप्शन है इसमें, ए और डी। नहीं, इनकरेक्ट पूछा इन्होंने, इनकरेक्ट में बी और सी ऑप्शन है फर्स्ट। इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, बी और सी इनकरेक्ट है। कितनों ने सही किया? अब तो तुम यार देख के लगा रहे हो, मैं देख ही नहीं पाया। चलो बहुत बढ़िया, आगे। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पूछ रहा कितने स्टेटमेंट आर करेक्ट होंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। 65 क्वेश्चन है, 2 ऐड किए थे वाले मैंने, ठीक है। अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियक फंक्शन को क्या करता है? मॉड्यूलेट कर देता है, ठीक है, सही है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ये तो गलत ही हो गया। एड्रिनल मेडुला हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। यस, मेडुलरी हार्मोन यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन की बात कर रहा है, ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसकी वजह से हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाता है, सही है। सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट, सही है भाई, सिंपैथेटिक बढ़ाता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट भाई 2 नजर आ रहे हैं यहां पर, 2 नहीं सॉरी 3 नजर आ रहे हैं, 3 का मतलब दूसरा हो गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। If due to some injury the caudate tendon of the tricuspid valve of the human heart is कौन से ट्राइकस्पिड वॉल्व बात कर रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व की, ध्यान रखो, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो कॉर्डेट समझना, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होते हैं? यहां ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और यहां से कौन निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी, समझना।
ठीक है, यहां के कॉर्डे टेंडनी क्या हो गए, बेकार हो गए। अगर कॉर्डे टेंडनी ट्राइकस्पिड वॉल्व के बेकार हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ब्लड कहां चला जाएगा, आप बोलोगे एट्रिया के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी में कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा नहीं, द पेसमेकर विल नहीं, द नहा नो, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय, पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस के मिलने से बनता है, ठीक है। अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करूं तो याद हो, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं बात करता हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहां से सीधा कहा जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, यहां पर, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, टिश्यू के पास, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस यहां आएगा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। तो हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां हम बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप जानते हो ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में गई, ये होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है, वापस हार्ट में आई, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। अब देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड इनटू द लंग्स, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट बाय द पल्मोनरी वेन, ठीक है, इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बिल्कुल जो बताया हमने वैसा ही है, घूमी और लेफ्ट एट्रियम में आ गई, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यही सही है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी is passed into the lungs and from where the oxygenated blood is carried out by the pulmonary vein into the right atria, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, गलत हो गया, ऑक्सीजनेटेड नहीं, गलत, एक ही बैठ रहा है फर्स्ट और कोई है नहीं। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver, याद आ गया भाई, आपने खाया पिया, आपने खाया, अरे यार, आपने खाया पिया और पचाया, पचा के कहां जाएगा भाई, ये पचा के स्टमक में जाएगा, और स्टमक से होता हुआ भाई कहां जाएगा, ये सीधा बाहर। ठीक है, यहां पर हमने आपके बात की थी भाई, लिवर होता है, लिवर नाम की एक चीज होती है, इसको लिवर नहीं जिगर बोलते हैं, जिगर, ये क्या है, लिवर नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, जिगर। कहते तेरे जिगरे में कितना दम है, ठीक है, लोग ऐसे करते हैं, तेरे जिगरे में कितना दम है ना, ऐसे बोलो, तेरे जिगरे में कितना दम है, जिगर यहां होता है नीचे, डायफ्राम से नीचे, तेरे जिगरे में कितना दम है, आजा तेरे जिगरे में कितना दम है, ठीक है, समझ में आ गया। जिसका लिवर मजबूत होता है समझ लो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो सूखी रोटी से भी एनर्जी निकाल लेता है। जिसका लीवर बेकार होता है ना, उसको ड्राई फ्रूट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, सब बर्बाद, सब समझ रहे हो, कचरा में कन्वर्ट होगा, सुबह निकाला जाएगा जिसको। तो सीधा बताया था मैंने बेटा, इन दोनों के बीच में स्टमक से खाना एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, सीधा सीधा कहां जाएगा, लिवर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, याद आ गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आप बोलोगे बी ऑप्शन। एक पोर्टल सिस्टम और बताया था मैंने, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो दो ही पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर होते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में होता है,
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपकी एलिमेंट्री किनाल और लिवर के बीच में होता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज नीडेड व्हेन, ठीक है भाई, कब लगाएंगे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर? जैसे मान लो आपका हार्ट परफेक्टली काम कर रहा था, अचानक से आपके हार्ट की रिदमिसिटी बिगड़ गई, हार्ट एरिथमिक हो गया, समझना, तो समझ लो पेसमेकर गया काम से। तो जब आपका हार्ट एरिथमिक हो रहा है, ये बता रहा है हार्ट में कोई था जो हार्ट की रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो बेकार हो गया, इसलिए उसको वापस रिदमिक करना है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इज नीडेड कब? जब आपका हार्ट एरिथमिक हो जाए, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट, पहला ही हो गया। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ना, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड इज एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां मिलता है, जरा बताओ, जरा आप ही बताओ, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? मैंने बताया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हाई प्रेशर से ब्लड को कहां पर पंप करता है? एओर्टा, क्योंकि यहां से कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड भेजना होता है। तो यहां पर होगा व्हेन ब्लड एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रिया टू एओर्टा, यही हो गया। नहीं नहीं, लेफ्ट एट्रिया नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। व्हेन द ब्लड एंटर इनटू राइट एट्रियम टू एओर्टा, ना। व्हेन द ब्लड एंटर टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, यस, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, ये सही है, थर्ड ऑप्शन। समझे भाई? अच्छा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, तो मैंने बताया था कि ल्यूमिन बड़ा है, ल्यूमिन बड़ा है तो ये वेन है, सिंगल लेयर दिख रही है तो कैपिलरी है, ल्यूमिन छोटा है तो ये आर्टरी है। इस तरीके से तीनों को पहचान लोगे, वेन, कैपिलरी, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, आर्टरी, मतलब सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल, अब समझने वाले क्वेश्चन आएंगे सारे। कार्डिक साइकिल, अब सब समझने वाले क्वेश्चन आएंगे, दिमाग लगाना। 0.1 सेकेंड, 0.3, 0.4। अब क्या कहना चाह रहा है भाई? स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल एस ए नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। ये कहना चाह रहा है यहां से जॉइंट डायस्टोल की बिगिनिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बताओ क्या यहां पर ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा? ना। जब ये एंड होगी तब यहां पर ऐसे नोड, एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर, समझ रहे हो? हाँ, स्टेटमेंट सेकंड, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एस ए नोड स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ स्टिमुलस डायस्टोल। समझना, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एस ए नोड स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो स्टिमुलस डायलेशन, नहीं डायस्टोल नहीं होगा, सिस्टोल होगा। यानी जैसे ही यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो दोनों एट्रिया सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो ना मेरी, सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, बी लगा दो, दोनों ही गलत हैं भाई, एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एन एथलीट्स हैज, अच्छा, एन एथलीट्स हैज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ, समझना, एक एथलीट्स है जिसका ESV दे रखा है इन्होंने 40 ml, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV, EDV ये दे रखा है 120 ml, एंड हार्ट रेट ऑफ, हार्ट रेट दे रखी है, हार्ट रेट दे रखी है 70 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ओके।
इन रिलैक्स स्टेट द कार्डिक आउटपुट, भाई कार्डिक आउटपुट पूछा है इन्होंने, फॉर्मूला आप जानते हो, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालोगे, भाई ईडीवी में से ईएसवी घटा दो, भाई ईडीवी में से ईएसवी निकाल दोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम, 120 में 40 गए 80, ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 80, सिंपल। तो हार्ट बीट रेट दे रखा है 70, ये आ गया 80, निकाल दो कितना हो जाएगा, 5600 ml। ऑप्शन देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन लगभग हर साल नीट में मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कार्डिक आउटपुट निकालने वाले, घुमा के भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, हाँ 5600 बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है इन्होंने। वेंट्रिकुलर फिलिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ना गलत। वेंट्रिकुलर फिलिंग इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव नहीं है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस सिर्फ 30% होती है, ठीक है, एंड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीटली डिपेंड नहीं होती एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर 70% और एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर, ठीक है, 30% फिलिंग होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय 30%, यस, याद आ गया। कार्डिक साइकिल में एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल 70% वेंट्रिकल भर जाते हैं पैसिवली, फिर जैसे एट्रियल सिस्टोल होता है तो रिमेनिंग 30% ब्लड भी तेजी से नीचे जाता है, यानी 30% ब्लड की फिलिंग और फास्ट हो जाती है ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सेमिलर वॉल आर ओपन ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर सेमिलर वॉल्व नहीं, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर सेमिलर वॉल्व क्लोज होते हैं पर कस्पिड वॉल्व ओपन रहते हैं। एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस सेटर, ना पेस सेटर एवी नोड को बोलते हैं, एसए नोड को नहीं बोलते हैं। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, समझना, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग, समझना, अब समझना, देखो अगर एट्रिया डायलेट कर रहे हैं मतलब उनका अंदर प्रेशर कम है, और ब्लड का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी वेना कैवा और पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरेटिव वेंट्रिकल, तभी तो ब्लड दोनों का, सॉरी कंपैरेटिव एट्रिया, तभी तो दोनों का ब्लड एट्रिया के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। पर साथ साथ में अगर वेंट्रिकल भी डायलेट कर रहे हैं मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर भी कम है, तभी तो एट्रिया का ब्लड सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है, क्लियर बिल्कुल। जब एट्रिया पूरे टाइटली भर जाते हैं तब उनका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा, लो प्रेशर की तरफ, वेंट्रिकल की तरफ, समझ रहे हो, तो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, और फिर जब वेंट्रिकल टाइटली भर जाते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तेजी से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, तुरंत से कस्पिड वॉल्व बंद होंगे और सेमिलर वॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड कहां एंटर कर जाएगा। बस एक बात ध्यान रखो, ब्लड का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, बस ये ध्यान रखना, कभी नहीं मात खाओगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग, इससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ बोथ सेमिलर वॉल्व, जब वेंट्रिकुलर डायलेट करते हैं तो सेमिलर वॉल्व क्लोज होते हैं, ध्यान रखना, क्लोज ऑफ बोथ सेमिलर वॉल्व एंड एबी वॉल्व, ना क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल्व एंड ओपन ऑफ एबी वॉल्व, डी आएगा, ठीक है। जब भी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है एट्रिया से तो कहां से आएगा, ये खुले होंगे तो ब्लड आएगा, पर ब्लड नीचे नहीं जाता क्योंकि नीचे वाले वॉल बंद होते हैं, यानी सेमिलर वॉल बंद होते हैं, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड, ईच वेंट्रिकल, एनसीईआरटी की लाइन है, डी लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है।
ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल बोथ वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। नहीं भाई, इसको तो स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ईच वेंट्रिकल से इतना निकलेगा तो, ठीक है। द कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई द हार्ट रेट गिव राइज टू स्ट्रोक वॉल्यूम ना। फॉर्मूला बताया था, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। यस, एक वेंट्रिकल से एक मिनट में जितना ब्लड पंप हो रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। सी ऑप्शन आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल इज, नहीं, गलत। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, वो कार्डिक आउटपुट लिख दिया है इन्होंने। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या हमारी बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सकती है? कर सकती है। अगर हार्ट बीट रेट कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। द बॉडी हैज द एबिलिटी, बिल्कुल। द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट्स विल बी हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। एब्सोल्युटली राइट। देखो, एथलीट्स दिनों रात दौड़ता है तो उसके वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल इंसान के वेंट्रिकल के साइज से ज्यादा होता है, ठीक है, समझना। वेंट्रिकुलर साइज ज्यादा होगा, तो जब वेंट्रिकल का साइज ज्यादा होगा तो ईडीवी ज्यादा होगा, ईडीवी ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगा। अगर ईडीवी ज्यादा होगा, क्योंकि एथलीट्स का अगर वेंट्रिकल का साइज ज्यादा है तो वेंट्रिकल में भरने वाले ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसको ईडीवी बोलते हैं। ईडीवी ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हार्ट बीट रेट यानी कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा ही होगा। हार्ट बीट रेट यानी कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, समझ रहे हो? तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर? लब शार्प क्लोज ऑफ एवी वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लब, देखो, लब साउंड जो होती है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, डब ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। लब की अगर मैं बात करूं ना, लब ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डब ड्यू टू वेंट्रिकुलर सॉरी लब ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लव डब ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लव ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, डब ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। क्लियर? बिल्कुल। लब का जो ड्यूरेशन होता है ज्यादा होता है पर पिच कम होती है, ऐसे लब डब लब डब। लब का ड्यूरेशन ज्यादा होता है पर पिच कम होती है, डब का उल्टा होगा, पिच ज्यादा होगी पर ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है। लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पर। यस, जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे तो शार्प क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, लव साउंड आएगी, सही है। डब सडनली ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग से साउंड नहीं आती है। लव शार्प क्लोजिंग ऑफ सेमी, नहीं, एवी। डब ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग से साउंड नहीं आती, क्लोजिंग से आती है। ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्होंने इसका लगा ही रखा है, कोई नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। देखो, एक जब भी कार्डिक साइकिल देगा तो उस कार्डिक साइकिल में क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 0.1 सेकंड में क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर यहां क्या हो रहा है? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब देखो, ए में क्या दिखा रहे हैं? ए में दिखा रहे हैं एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। बी में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, ए ये है, ए में क्या है? जॉइंट डायस्टोल, ये दिख रहा है जॉइंट डायस्टोल, ए में दिख रहा है। बी में देखो, बी ऊपर है, ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है, और सी के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में नहीं आ गया, इसमें कुछ है नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आ जाओ ईसीजी पर। विच डिवाइस यूज टू ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्राफ?
ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपको ढूंढना है इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ इज अ मशीन, ठीक है। और जो, समझना मेरी बात, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन, और जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, समझ रहे हो? चलो, इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल लीड्स आर कनेक्ट टू द पेशेंट? 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करते हैं, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 3 इलेक्ट्रिकल लीड, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। द पीक इन द ईसीजी रिप्रेजेंट, द पीक इन द ईसीजी रिप्रेजेंट, ठीक है, द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ हार्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट करती है, ए बी लगा दो, दोनों को करती है। पीक से क्या मालूम पड़ रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी एक्शन पोटेंशियल, और एट्रियल सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को पता करते हैं। सी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? जरा बताओ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? हेलो 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 हेलो, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या बात कर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है भाई? पी वेव, क्यू आर एस और टी। पी क्या बता रही है? एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। टी वेव क्या बता रही है? वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। डायस्टोल का मतलब रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। सिस्टोल का मतलब डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। क्लियर बिल्कुल? नेक्स्ट, द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज मार्क्ड एंड ऑफ टी वेव। मैंने बताया था वेंट्रिकल सिस्टोल कहां तक चलेगा? वेंट्रिकल सिस्टोल टी वेव के एंड तक चलेगा, यानी टी वेव के एंड तक।
यहां से चालू होगा टी वेव के एंड तक, एट द एंड ऑफ टी वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कोई डाउट? एट द एंड ऑफ टी वेव, सी ऑप्शन आ जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द contraction of ventricle, the contraction of ventricle start shortly after Q wave, yes। P wave, Q wave नेगेटिव वेव है, नीचे जा रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। इसके ऊपर जब जाओगे ना, Q के बाद R, तो Q के बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, Q से पहले नहीं होता, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव, ये ऑप्शन आ गया। बाई द counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine। भाई आपको ECG दे दिया जाए, आप क्या पता लगाओगे? 1 मिनट के अंदर अगर आप QRS कॉम्प्लेक्स काउंट कर लो तो आप हार्ट बीट रेट निकाल सकते हो किसी भी इंसान की। हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू, ठीक है, QRS पर मिनट। 1 मिनट में जितने QRS नंबर होंगे वो उसकी हार्ट बीट रेट होगी। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो भी सेंटर होंगे वहीं पर ही होंगे। मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि बॉडी के जितने भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन होते हैं उनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, दे रखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सी रेगुलेशन में दे रखा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने। कार्डिक आउटपुट इज नॉट इफेक्टेड बाय एड्रेनालिन, भाई इफेक्ट करता है, ठीक है, ये तो इंक्रीज करता है। भाई एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एड्रेनल मेडुला हार्मोन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट बीट, यस इंक्रीज करता है। एड्रेनल मेडुला हार्मोन डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज ही करता है। एक ही सही है, सेकंड, ओनली सेकंड, और कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि मेडुला का काम ही है कार्डिक एड्रेनल मेडुला का हार्ट बीट रेट को बढ़ाना। इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन कार्डिक आउटपुट, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, सिंपल, इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, क्योंकि साथ में हार्ट बीट रेट को भी बढ़ाते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और हायर इट्स शो हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में ध्यान रखना 140/90, इतना इससे ज्यादा आता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, ए ध्यान रखना, ए। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज कॉज्ड बाय narrowing lumen of the artery, yes, due to deposition of calcium, fat, cholesterol, fiber tissue, yes, both एंड भी लगाओ, इन दोनों की वजह से ही जो आर्टरी का ल्यूमिन होता है वो नैरो हो जाता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबरस टिश्यू, इसी को तो बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फाइबरस टिश्यू, ठीक है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इससे ल्यूमिन नैरो हो जाएगा, ब्लड फ्लो पे इफेक्ट आएगा, इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी बोलते हैं, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इश्चीमिया, हार्ट फेल्यूर, एंजाइना, ठीक है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेशन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा। A symptom of chest pain occur when the no enough oxygen, जब enough oxygen हार्ट मसल्स में नहीं पहुंचेगी तो समझ लो आपको सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन होने वाला है, एंजाइना पेक्टोरिस, ओके। अब आ जाओ लास्ट डिसीज की बात चल रही थी, डिसीज पर मैं आ चुका हूं, डिसीज ही चल रही है। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर किसको बोलोगे? अगर हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर कार्डिक आउटपुट नहीं निकल रहा तो हार्ट फेलियर। हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज ना, हार्ट स्टॉप बीटिंग ना, एथेरोस्क्लेरोसिस ना, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, इसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, इसको अरेस्ट बोलेंगे। अटैक, हार्ट मसल्स अचानक से डैमेज हो जाएंगे, इसको अटैक बोलेंगे, ठीक है।
कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सारे डिसीज कवर हो गए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हार्ट फेल्योर फोर्थ है, कोई ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है बी का, है। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, समझे भाई। बस यहां पर एंड करते हैं। थैंक यू, आपने इतना साथ दिया। कमेंट जरूर करना टोटल में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है यार, एक कमेंट करके जरूर बताना वास्तव में इस पैटर्न से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये टीचर को एक थोड़ा मोटिवेट करता है कि यार हम लोग रात में भी लगे हुए हैं। ठीक है, इस समय रात के 12 अभी बजे नहीं हैं, बजने वाले हैं, सोचो। ठीक है, दिन भर ढेरों सारी क्लास लेने के बाद भी रात में अगर लगे हुए हैं तो बच्चे को कुछ बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो छोटा मोटा कमेंट करके आप बस जरूर थोड़ा सा टीचर को मोटिवेट कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं परसों, परसों मतलब फ्राइडे शाम 8 बजे बहुत बेहतरीन सेशन के साथ। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो 8 बजे है। ठीक है, ओके ओके, डन, बाय 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 बाय। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।